वेलकम टू पेपर हैकर। मैं अवधेश कुमार आपके लिए लेके आया हूं बहुत ही इंपॉर्टेंट शानदार टॉपिक केमिकल काइनेटिक्स। केमिकल काइनेटिक्स को हिंदी में कहते हैं रासायनिक बलगतिकी। रासायनिक बलगतिकी क्या है, चलिए पहले इसकी परिभाषा लिखते हैं फिर समझते हैं। तो देखिए इसकी परिभाषा, डेफिनेशन। ब्रांच ऑफ फिजिकल केमिस्ट्री which deals with study of rate of reaction and factors affecting rate of reaction। यानी द ब्रांच ऑफ फिजिकल केमिस्ट्री, फिजिकल केमिस्ट्री की वह ब्रांच जो रिएक्शन के रेट को एक्सप्लेन करे, स्टडी कराए और ऐसे फैक्टर्स के बारे में स्टडी कराए जो रेट ऑफ रिएक्शन को अफेक्ट करते हैं, वो क्या कहलाएगी? केमिकल काइनेटिक्स कहलाएगी। द ब्रांच ऑफ फिजिकल केमिस्ट्री विच डील्स विद द स्टडी ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन एंड फैक्टर्स अफेक्टिंग रेट ऑफ रिएक्शन। ठीक है, चलिए बात कर लेते हैं कि रेट ऑफ रिएक्शन यानी अभिक्रिया का वेग क्या होता है। कोई भी रिएक्शन ले लेते हैं, ठीक है, एक रिएक्शन लेते हैं, जैसे मान लीजिए हमने कहा कि ए से पी बना, तो ए कौन हो गया? ये हमारा हो गया रिएक्टेंट, पी क्या हो गया? हमारा प्रोडक्ट। अगर हम बात करें कि ए से पी बना रिएक्टेंट है, वो रिएक्टेंट की अगर हम बात कर रहे हैं इनिशियल कंसंट्रेशन यानी प्रारंभिक मात्रा इसकी क्या होगी? देखिए प्रारंभिक मात्रा की बात करें अगर हम, तो इसकी प्रारंभिक मात्रा यानी जब टाइम 0 होगा तो ये 100% होगा और उस टाइम ये प्रोडक्ट कितना होगा? 0% होगा, क्योंकि उस टाइम क्या है? 0 सेकेंड है। ठीक है, तो टाइम जब 0 है और उस टाइम ये 100% है, जैसे जैसे टाइम बढ़ता जाएगा, अगर मान लीजिए मैं कहता हूं कि कोई टाइम t सेकेंड हो गया, सपोज दैट t सेकेंड या t मिनट जो भी, तो रिएक्शन में चेंज होगा और प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन मान लीजिए कुछ परसेंट बन गई, मान लो x% बन गई, तो रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन कितनी बची होगी? 100 माइनस x। ठीक है, तो अगर हम बात करें कि रेट ऑफ रिएक्शन क्या है, तो समझ लीजिए कि देखिए जैसे जैसे टाइम बढ़ रहा है वैसे वैसे रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन क्या हो रही है? डिक्रीज हो रही है, कम हो रही है, और वैसे वैसे प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन बढ़ रही है। तो हम कह सकते हैं कि समय के साथ साथ रिएक्टेंट या प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन में जो चेंज होता है वो क्या कहलाता है? रेट ऑफ रिएक्शन कहलाता है। यानी रेट ऑफ रिएक्शन क्या है? द चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट पर यूनिट टाइम, यानी एक यूनिट टाइम में, मतलब 1 मिनट में हो सकता है, एक आपका सेकंड हो सकता है, कुछ भी हो सकता है यूनिट टाइम में। ठीक है, तो रेट ऑफ रिएक्शन को देखिए डिफाइन कैसे करेंगे, ये देखिए डेफिनेशन। चेंज इन concentration of reactant and product per unit time, इसको हम टाइम इंटरवल भी कह सकते हैं। इज नोन एज रेट ऑफ रिएक्शन। अब जरा हिंदी में समझ लीजिए कि अभिकारक और उत्पादों की सांद्रता में प्रति समय यानी जो प्रति मिनट या प्रति सेकंड जो बदलाव होता है, चेंज होता है, वो क्या कहलाएगा? रेट ऑफ रिएक्शन कहलाएगा। ठीक है,
तो रेट ऑफ रिएक्शन क्या है? चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट पर यूनिट टाइम इज नोन एज रेट ऑफ रिएक्शन। कैसे कैसे टाइम के साथ साथ कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट चेंज होती है, देखते हैं। देखिए हम एक ग्राफ बनाएंगे। ये था हमारा रिएक्टेंट ए लिया था और प्रोडक्ट पी लिया था, तो इसको हमने 100% बनाया था। ये उस टाइम 0% था जब टी हमारा क्या था? 0 था। ठीक है, अब कुछ टाइम के बाद क्या हो गया था? ये x% बन गया था, तो ये कितना हो गया था? 100 माइनस x। इसका मतलब क्या हुआ? देखिए जैसे जैसे समय बढ़ता जाएगा, टाइम कुछ टाइम हो गया ना, तो जैसे जैसे टाइम बढ़ता जाएगा वैसे वैसे क्या होगा? कंसंट्रेशन ए की घटती चली जाएगी और पी की बढ़ती चली जाएगी। मतलब ए कौन है? हमारा रिएक्टेंट है, पी कौन है? प्रोडक्ट है। तो देखिए हम यहाँ ग्राफ बनाएंगे। सपोज दैट जब टाइम हमारा 0 था, देखिए ये हम एक लेंगे इधर, ये वाली एक्सेस लेंगे टाइम की यानी समय की, और ये वाली जो एक्सेस लेंगे वो किसकी होगी? कंसंट्रेशन की। ठीक है, तो ये कंसंट्रेशन की एक्सिस है और ये किसकी है? टाइम की है। तो जब टाइम 0 था तब क्या था? प्रोडक्ट हमारा 100% था। ये देखिए यहां मान लीजिए हमने कहा कि दिस इज प्रोडक्ट, सॉरी रिएक्टेंट। रिएक्टेंट क्या था? 100% था। अब जैसे जैसे टाइम बढ़ता गया प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन देखिए अभी 0 थी, अब धीरे 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 प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन क्या हो रही है? बढ़ रही है। जब प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन बढ़ रही है और रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन घट रही है, तो प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन बढ़ने का रेट और रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन के घटने का रेट क्या कहलाता है? अभिक्रिया बे कहलाएगा, रेट ऑफ रिएक्शन कहलाएगा। ठीक है, अब क्रिया का बे कहलाएगा। ठीक है, तो देखिए क्या है, ये हमारा क्या है? ये हमारा इस टाइम यहां पर ये जो हमारा ये प्रोडक्ट है, तो प्रोडक्ट बढ़ता चला जाएगा। एक टाइम आएगा अगर 100% कंप्लीट होने वाली रिएक्शन है तो प्रोडक्ट 100% हो जाएगा और रिएक्टेंट हमारा क्या हो जाएगा? उस टाइम 0 हो जाएगा। ठीक है, तो ये होता है रेट ऑफ रिएक्शन का ग्राफ कंसंट्रेशन और टाइम के प्रति। तो जरा डेफिनेशन के बारे में देखते हैं इसकी। देखिए डेफिनेशन क्या है? इंक्रीज इन कंसंट्रेशन ऑफ, किसकी कंसंट्रेशन इंक्रीज हो रही है? रिएक्टेंट की तो डिक्रीज हो रही, प्रोडक्ट की इंक्रीज हो रही। तो इंक्रीज इन कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट एंड डिक्रीज इन concentration of reactant per unit time is known as rate of reaction। देखिए मैंने आपको बताया क्या था कि जैसे जैसे भाई इंक्रीज इन कंसंट्रेशन, प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन बढ़ती जाएगी, रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन घटती जाएगी, कब? पर यूनिट टाइम में। वो क्या कहलाएगा? रेट ऑफ रिएक्शन कहलाएगा। अगर हम यहीं पे बात करें कि इसको रेट लॉ में कैसे एक्सप्रेस करेंगे, तो जरा देखिए अभिक्रिया के बेग को यानी रेट ऑफ रिएक्शन को देखिए। रेट ऑफ रिएक्शन यानी रेट, ऐसे लिखते हैं रेट, किसी भी रिएक्शन का रेट। देखिए रेट इज इक्वल टू क्या होगा? कंसंट्रेशन किसकी घट रही है? रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन घट रही है, तो क्या कहेंगे? डिक्रीज इन कंसंट्रेशन। तो डिक्रीज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, किसमें? एक टाइम इंटरवल लेंगे, समय अंतराल है ना, टाइम इंटरवल। ठीक है, यानी किसकी? रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन का घटना किसमें? टाइम इंटरवल में। वो क्या कहलाएगा? रेट के इक्वल होगा। यही अगर हम बात करें प्रोडक्ट के टर्म में, तो प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन इंक्रीज हो रही है, तो क्या कहेंगे? इंक्रीज इन
कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट, यहां पे भी आ जाएगा टाइम इंटरवल, ठीक है, ये रेट के अकॉर्डिंग हो जाए। अब जरा देखिए इसको हम उस तरीके से लिखें, रेट हमारा क्या होता है, देखो अगर हम इसको लिखेंगे कि डिक्रीज इन, रेट को लिखते हैं dx ओवर dt, ठीक है, dx क्या है, चेंज इन कंसंट्रेशन, और dt क्या है, चेंज इन टाइम, यानी कितना टाइम इंटरवल है। तो अगर हम रिएक्टेंट के टर्म में पढ़ेंगे तो रिएक्टेंट के लिए क्या लिखेंगे, रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन क्या होती है, डिक्रीज होती है, इसका मतलब हम माइनस साइन यूज करेंगे, तो माइनस डी, और किसकी कंसंट्रेशन की बात कर रहे हैं, रिएक्टेंट की, तो रिएक्टेंट के लिए यहां रिएक्टेंट लिख सकते हैं ऐसे, रिएक्टेंट अपॉन dt, और अगर प्रोडक्ट के टर्म में लिखेंगे तो ये आ जाएगा प्लस डी पी अपॉन dt, ठीक है। तो रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन क्या हो रही है, घट रही है, प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन बढ़ रही है। देखो जरा इसमें हम एक रिएक्शन ले लेते हैं, उस रिएक्शन के अकॉर्डिंग हम इसको रेट लॉ को कैसे एक्सप्रेस करेंगे, जरा देखिए, रिएक्शन लेते हैं, रिएक्शन हमने एक ले ली N2 प्लस 3H2 गिव्स 2NH3, मान लो ये रिएक्शन ले ली, ये भी गैस है, गैस गैस, इसको रेट के टर्म में पढ़ेंगे तो देखिए हमारा रेट क्या होगा, रेट होगा dx ओवर dt इज इक्वल टू, यहां रिएक्टेंट ये है तो माइनस साइन यूज करेंगे, माइनस डी N2, यानी N2 की मोलर कंसंट्रेशन अपॉन में क्या आ जाएगा, dt इक्वल टू, ये देखिए यहां पर जो 3H2 लिखा है, ये 3 जो यहां पे जो 3 होता है वो कहां आता है, अपॉन में आ जाएगा, तो माइनस का 1/3 यहां आ जाएगा H2 अपॉन dt, ठीक है। अब इधर आ जाइए, ये जो आपका देख रहे हैं आप 2 है, इसके साथ जो 2 मोल्स हैं ये कहां आ जाएंगे, ये आ जाएंगे हमारे अपॉन में, और यहां साइन कौन सा यूज होगा, यहां पर प्लस का साइन यूज होगा। क्यों प्लस का साइन यूज होगा, क्योंकि ये जो हम देख रहे हैं ये क्या है, हमारा प्रोडक्ट है, तो प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन बढ़ रही है, इसलिए प्लस का साइन यूज करेंगे, ठीक है। तो ये प्लस का हो गया 1/2 डी, और यहां NH3 हो जाएगा अपॉन dt आ जाएगा। ये देखिए रेट लॉ में हमने किसी भी रिएक्शन को किस तरीके से एक्सप्रेस कर दिया, दर्शा दिया है, ठीक है। अब हम बात करेंगे वेग स्थिरांक की, क्या है वेग स्थिरांक, ठीक है। तो वेग स्थिरांक की बात कर लेंगे, वेग स्थिरांक है क्या, तो अभी हम लोगों ने जो बात की थी वो किसकी बात की थी, वेग की बात की थी, रेट ऑफ रिएक्शन की बात की थी, अभिक्रिया के वेग की बात की थी। अब हम बात करेंगे वेग स्थिरांक की, तो इससे पहले वेग स्थिरांक से पहले एक टर्म यूज करेंगे हम, रेट लॉ। क्या है रेट लॉ, वहां से क्लियर होगी सारी चीजें। तो रेट लॉ है क्या, देखिए जरा, रेट लॉ ये कहता है कि किसी भी रिएक्शन, मान लीजिए हमारे पास रिएक्शन ये है कि A प्लस बी गिव्स C प्लस डी, ठीक है, ये रिएक्शन है, ये रिएक्टेंट है, ये प्रोडक्ट है। तो रेट लॉ ये कहता है कि किसी भी रिएक्शन का रेट जो है वो क्या होगा, रिएक्टेंट की मोलर कंसंट्रेशन के क्या होगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। तो जरा देखिए, रेट ऑफ रिएक्शन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन लगाएंगे, किसके होगा, उसकी रिएक्टेंट की मोलर कंसंट्रेशन, यानी अभिकारकों की मोलर सांद्रता के समानुपाती होगा। तो अभिकारक हमारा कौन है, इस टाइम अभिकारक है A, तो A की मोलर कंसंट्रेशन, और कौन है, B है, तो B की मोलर कंसंट्रेशन, इनके लिए लिखेंगे ये है रेट लॉ। रेट लॉ क्या कहता है कि रेट ऑफ रिएक्शन जो होगा वो क्या होगा, समानुपाती होगा हमेशा किसके, अभिकारकों की मोलर सांद्रताओं के। अब अभिकारक हमारे पास A और B, अगर एक होता तो एक के लिए लिखते हैं, ठीक है। अब अगर सपोज दैट इसके मोल्स हमने यहां लिए, A मोल्स ले लिए इसके, और इसके B मोल्स ले लिए, तो ये जो मोल्स होते हैं वो कहां लग जाते हैं, वो इसकी पावर पे चढ़ जाएंगे, कहां चढ़ जाएंगे, पावर में लग जाएंगे, यानी A की पावर A हो जाएगी, B की पावर B हो जाएगी। ये है हमारा रेट लॉ। रेट लॉ क्या कहता है, एक बार फिर समझ लीजिए, रेट लॉ को देखिए क्या लिखेंगे, रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल ऑफ
मोलर कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स। याद रखना रेट लॉ क्या कहता है, किसी भी रिएक्शन में जो रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स हैं उनकी मोलर सांद्रताओं के समानुपाती होगा हमारा अभिक्रिया का वेग यानी रेट ऑफ रिएक्शन। ठीक है, ए मोल्स हमने लिए थे ए के, बी मोल्स लिए थे बी के, उन्होंने क्या दिया था सी प्लस डी यानी प्रोडक्ट बनाया था, ये प्रोडक्ट ही तो है। ठीक है, अब यहां से हमने देखिए रेट ऑफ रिएक्शन के लिए ये लिख लिया ए की पावर ए बी की पावर बी, ये था हमारा रेट लॉ। क्लियर है। अब प्रोपोर्शनल साइन हटाएंगे तो एक कांस्टेंट आएगा जिसका नाम होगा के, कांस्टेंट के आएगा। अब यहां देखिए के ए की पावर ए और बी की पावर बी, ये जो के है यहां पर जो रेट ऑफ रिएक्शन में हमने जो के लिखा तो के क्या है, वेयर के है हमारा रेट कांस्टेंट यानी वेग स्थिरांक। क्या है ये, वेग स्थिरांक है। ये जो वेग स्थिरांक है ये चेंज होता रहेगा हर रिएक्शन के लिए। मान लीजिए फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन होगी तो उसके लिए वेग स्थिरांक अलग होगा, सेकंड ऑर्डर के लिए अलग होगा, जीरो ऑर्डर के लिए वेग स्थिरांक अलग होगा, सबके लिए अलग अलग होगा। अब हम बात करेंगे कि ऑर्डर ऑफ रिएक्शन या मॉलिक्युलरिटी क्या है, या यहीं पर हम बात कर लेंगे कि पहले वेग स्थिरांक की यूनिट क्या है। वेग स्थिरांक तो समझ में आ गया, वेग स्थिरांक होता क्या है, रेट ऑफ रिएक्शन और किसका, मोलर कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट यानी रिएक्टेंट का जो रेशियो आएगा, अनुपात आएगा, वो क्या होगा हमारा वेग स्थिरांक होगा। ठीक है, अब हम बात कर लेंगे यहीं पर वेग स्थिरांक की के की। तो हमारे पास वेग स्थिरांक जो था वो क्या था, के था। तो के है अगर वेग स्थिरांक जो हमारा रेट कांस्टेंट है के, तो इसके लिए हम यूनिट कैसे निकालेंगे पहले ये देख लेते हैं। देखिए यूनिट ऑफ के निकालेंगे। अभी हम लोगों ने पढ़ा था क्या था कि रेट ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू के, और किसकी कंसंट्रेशन थी, रिएक्टेंट की मोलर कंसंट्रेशन, यानी रिएक्टेंट की मोलर कंसंट्रेशन थी, यही थी ना। ठीक, अब यहां से अगर हम के निकालें यूनिट ऑफ के इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो ये होता हमारा रेट ऑफ रिएक्शन डीएक्स ओवर dt, और के ऐसे ही रखिए। मोलर कंसंट्रेशन किसमें होगी, मोलर कंसंट्रेशन हमारी होती मोल पर लीटर में, तो देखिए मोल पर लीटर ये आ गया। ठीक है, अब के अगर हम निकालेंगे तो के इक्वल टू आ जाएगा dx ओवर dt अपॉन मोल पर लीटर। अभी dx ओवर dt क्या था, dx ओवर dt था हमारा कंसंट्रेशन चेंज और समय जो टाइम था, तो क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा कंसंट्रेशन चेंज हमारा था मोल पर लीटर, और ये था हमारा dt क्या था पर टाइम। तो सेकंड इनवर्स, अगर मान लीजिए हमने टाइम को सेकंड में लिख लिया है तो सेकंड इनवर्स हो जाएगा, और इधर हमारे पास क्या है मोल पर लीटर, यहां भी है। ठीक है, तो देखिए अगर हम यूनिट निकाल रहे हैं इसकी तो क्या आ जाएगा, इस देखिए अगर इस वैल्यू को ऊपर ले जाएंगे इसकी पावर क्या आ जाएगी, इसकी पावर -1 आ जाएगी। अब अगर सपोज दैट यहीं पर रिएक्टेंट की पावर क्या होती, सपोज दैट रिएक्टेंट की पावर हमने ले लिया x, अब रिएक्टेंट की पावर x है, अब ये x की वैल्यू चेंज होगी तो यूनिट ऑफ के चेंज होती जाएगी। सपोज दैट हम बात कर रहे हैं कि ये जो हम लोगों ने निकाला था रेट ऑफ के निकाला था ना, के हमारा क्या था मोल पर लीटर था, अभी पर टाइम में ये था, मोल पर लीटर था ये, और ये यहाँ क्या था, यहाँ सेकंड था। ठीक है, और ये जो इधर जो था हमारा क्या था, जिसकी हम बात कर रहे थे किसकी, मोलर कंसंट्रेशन की, तो इसकी वैल्यू अगर हमने मान लो सपोज दैट ये मोलर कंसंट्रेशन रिएक्टेंट की जो थी, रिएक्टेंट की मोलर कंसंट्रेशन थी, इसकी वैल्यू अगर मान लीजिए हमने 0 रख रखी है, ये कब है 0 होगी, 0 ऑर्डर के लिए। अगर हम रेट लॉ में इसकी वैल्यू 0 रख लेंगे तो ये 0 ऑर्डर के लिए हो जाएगी। तो 0 जिसकी वैल्यू होती है उसकी
जिसकी पावर 0 होती है उसकी वैल्यू 1 होती है, तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, 1 आ जाएगी। तो जरा देखिए, मोल पर लीटर इंटू ये हमारा आ गया पर सेकंड का, अपॉन में इसकी वैल्यू कितनी हो गई, 1 हो गई। अब ये 1 की वैल्यू तो कुछ नहीं, तो इसके लिए जो यूनिट निकल के आएगी जीरो ऑर्डर के लिए, वो क्या आएगी, मोल पर लीटर पर सेकंड। ये किसके लिए हो जाएगी, ये जीरो ऑर्डर के लिए हो जाएगी। अगर यहीं पर हम बात करें किसकी, कि हमें फर्स्ट ऑर्डर निकालना है, तो इस बार हम रिएक्टेंट, जो रेट लॉ हम लोगों ने पढ़ा था, रेट क्या था, रेट हमारा था वो था के, और यहां रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन की पावर, यही तो था ना। तो इसकी इस बार वैल्यू कितनी रखेंगे, इस बार हम जीरो ना रखें, कितनी रखेंगे, 1 रख लेंगे। तो जरा देखिए हमारा जो यूनिट ऑफ के निकल रहा था वो के क्या था, के था हमारा मोल पर लीटर इनटू क्या था हमारा, ये था पर सेकंड में। अब इस बार मोल, ये जो रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन वो किस में होती, मोल पर लीटर में। तो ये देखिए मोल पर लीटर, और इसकी पावर कितनी है, इस बार 1 है। अब जिसकी पावर 1 है ये ऊपर जाएगा, 1 किसका हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा, तो ये आ जाएगा, या ऐसे देख लीजिए ये प्लस का है, ये कट जाएगा, तो क्या आ जाएगा, ये यूनिट आ जाएगी पर सेकंड और सेकंड इनवर्स। ठीक है, तो यूनिट ऑफ के फॉर फर्स्ट ऑर्डर क्या हो जाएगी, सेकंड इनवर्स हो जाएगी। ठीक है, अब हम बात करेंगे मॉलिक्युलरिटी क्या है। तो रिएक्शन में मॉलिक्युलरिटी एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। मॉलिक्युलरिटी ऑफ रिएक्शन क्या होती है, जरा ध्यान दीजिए, क्या है मॉलिक्युलरिटी, फिर इसी से एक रिलेटेड पोर्शन है ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या है। तो देखिए मॉलिक्युलरिटी क्या है, यानी किसी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले सभी रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स का नंबर यानी संख्या क्या कहलाएगी, उस अभिक्रिया की क्या कहलाएगी, उस अभिक्रिया की मॉलिक्युलरिटी कहलाती है। क्या है, किसी रिएक्शन में जो भी केमिकल रिएक्शन हो रही है, रासायनिक अभिक्रिया हो रही है, उसमें भाग लेने वाले जितने रिएक्टेंट पार्टिकल्स हैं, सभी रिएक्टेंट पार्टिकल्स का जो नंबर होगा वो क्या होगी, उसकी मॉलिक्युलरिटी होगी। जैसे कि मान लीजिए हमने कहा कि अगर ये रिएक्शन हमारे पास 2HI गिव्स H2 + I2, ठीक है, तो इसमें अगर हम बात करें कि तो मॉलिक्युलरिटी कितनी होगी, इसमें रिएक्टेंट मॉलिक्यूल HI है, HI के कितने मॉलिक्यूल हैं, 2 मॉलिक्यूल हैं, तो जितने मॉलिक्यूल हैं तो इसकी मॉलिक्युलरिटी क्या हो जाएगी, 2 हो जाएगी, मॉलिक्युलरिटी 2 हो जाएगी। यानी कैसी हो गई ये बाई मॉलिक्यूलर रिएक्शन हो गई, 2 मॉलिक्युलरिटी। मॉलिक्युलरिटी को हिंदी में क्या कहते हैं, आणविकता, तो इसकी आणविकता कितनी होगी, 2 हो जाएगी। ठीक है, एक मान लीजिए हम रिएक्शन लिखते हैं N2 + 3H2 गिव्स 2NH3, इसमें कितनी होगी, अगर इसमें हम देखें मॉलिक्युलरिटी कितनी होगी, तो मॉलिक्युलरिटी रिएक्टेंट मॉलिक्यूल का नंबर ही तो है ना, तो मॉलिक्युलरिटी = 1 + 3 कितना हो जाएगा, 4। तो ये इसकी मॉलिक्युलरिटी कितनी हो जाएगी, 4 हो जाएगी। तो याद रखना मॉलिक्युलरिटी ऑफ रिएक्शन क्या होती है, किसी भी रिएक्शन में पार्टिसिपेट करने वाले टोटल रिएक्टेंट्स का नंबर, जो रिएक्टेंट है उनका नंबर, वो क्या कहलाएगा, उस रिएक्शन की मॉलिक्युलरिटी कहलाएगी। ठीक है, अब हम बात करेंगे ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या है, अभिक्रिया की कोटि की बात करेंगे। तो अभिक्रिया की कोटि क्या है, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, वो अभिक्रिया किस पैटर्न में हो रही है, वो देखिए बात कर रहे हैं किसी भी रिएक्शन में। थ्योरेटिकली देखकर हम ऑर्डर ऑफ रिएक्शन को नहीं बता सकते, पहले हम डेफिनेशन की बात करेंगे, फिर समझेंगे ऑर्डर ऑफ रिएक्शन है क्या। तो देखिए कोई रिएक्शन है,
उस रिएक्शन में पार्टिसिपेट करने वाले टोटल नंबर ऑफ रिएक्टेंट, यानी भाग लेने वाले सभी रिएक्टेंट्स मॉलिक्यूल का नंबर क्या कहलाता था, मॉलिक्युलरिटी कहलाता था। अब ऑर्डर ऑफ रिएक्शन थोड़ा अलग है, क्या है कि द नंबर ऑफ रिएक्टेंट मॉलिक्यूल हैज में भी रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स विच डिटरमाइन द रेट ऑफ रिएक्शन, यानी किसी अभिक्रिया में भाग लेने वाले वह रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स जो उस अभिक्रिया के वेग का निर्धारण करते हैं, ठीक है, डिटर्मिनेशन करते हैं, क्या कहलाती है, अभिक्रिया की कोटि कहलाती है। तो क्या कहेंगे, नंबर ऑफ रिएक्टेंट्स molecules which determine rate of reaction is known as order of रिएक्शन। क्या है, नंबर ऑफ रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स, यानी आप कहेंगे अभिकारक अणुओं की वह संख्या जो अभिक्रिया के वेग का निर्धारण करती है। उस रिएक्शन या अभिक्रिया की उस अभिक्रिया की कोटि कहलाती है। क्या है, यानी क्या कह सकते हैं कि किसी अभिक्रिया में अभिकारक अणुओं की वह संख्या जो क्या कर रही है, अभिक्रिया के वेग का निर्धारण करती है, क्या कहलाएगी, अभिक्रिया की कोटि कहलाएगी, यानी ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कहलाएगी। अब ऑर्डर ऑफ रिएक्शन को जो और एक तरीका होता है डिफाइन करने का, वो जरा देख लेते हैं। क्या है ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, एक हम लेंगे यहाँ पर, जैसे हम बात कर रहे थे रेट लॉ की, ठीक है, तो हम बात कर रहे थे रेट लॉ। तो रेट लॉ क्या कहता था, रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल मोलर कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, रिएक्टेंट की मोलर कंसंट्रेशन, यानी अभिकारक अणुओं की जो मोलर सांद्रता है उसके समानुपाती होता है। अब इसके मान लीजिए इसकी पावर कुछ भी है, सपोज दैट इसकी पावर हमने x मान ली, ठीक है, x है, या हो सकता है रिएक्टेंट हमारा एक ना हो के एक से ज्यादा हो, तो एक रिएक्टेंट की पावर x है और दूसरा रिएक्टेंट हमारे पास है, मान लीजिए उसके मोल्स क्या है, 22 है। तो अब देखिए जरा हम इसको डिफाइन कैसे करेंगे, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन को क्या कहेंगे कि किसी अभिक्रिया के वेग एक्सप्रेशन में, रेट एक्सप्रेशन में या रेट लॉ में रिएक्टेंट्स की मोलर कंसंट्रेशन की जो घातें होती, पावर्स होती हैं, उनका जो सम होगा वो उसका क्या कहलाएगा, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कहलाएगा। क्या होगा, सम ऑफ पावर्स ऑफ molar concentration of reactant in rate law expression is known as order of रिएक्शन। ठीक है, अभी जैसे यहां की बात कर रहे हैं तो यहां पर ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या आ जाएगी हमारी, आ जाएगी ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, यानी अभिक्रिया की कोटि क्या होगी, वो हो जाएगी किसकी पावर्स होंगी, जो रेट लॉ एक्सप्रेशन है उसमें x और y की पावर्स को हम ऐड कर लेंगे। इसकी पावर क्या है, x है और ये y है, तो इक्वल टू क्या आ जाएगा, x प्लस y। ये x प्लस y हमारा क्या है, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन है। अगर इसकी x प्लस y की वैल्यू चेंज होगी, मान लीजिए जो भी वैल्यू होगी वो इसकी क्या होगी, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन होगी। जैसे मान लीजिए इफ
x प्लस वाई हमारा क्या है, 0 है, तो उस रिएक्शन को हम क्या कहेंगे, उसको कहेंगे जीरो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। ठीक है, यानी शून्य कोटि की अभिक्रिया, इसे क्या कह देंगे, शून्य कोटि की अभिक्रिया। अगर x प्लस वाई की वैल्यू कितनी आ रही, 1, तो इसे कह देंगे फर्स्ट ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, यानी प्रथम कोटि की अभिक्रिया। क्या बोलेंगे, प्रथम कोटि की अभिक्रिया बोलेंगे। अगर इसकी वैल्यू कितनी आती है, 2 आती है, x प्लस वाई की वैल्यू 2 आती है, इसका मतलब ये हो गया हमारी सेकेंड ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। इसका मतलब हो गया द्वितीय कोटि की अभिक्रिया। ठीक है, ऐसे ही अगर 3 आ जाएगी तो थर्ड ऑर्डर ऑफ रिएक्शन हो जाएगा। ऐसे अब शून्य कोटि की अभिक्रिया का क्या मतलब है कि रिएक्टेंट का कोई भी नंबर, देखिए कोई भी रिएक्टेंट मॉलिक्यूल, शून्य कोटि की अभिक्रिया का मतलब यह है कि रिएक्शन के रेट को किसी भी रिएक्टेंट का मॉलिक्यूल उसको डिटरमाइन नहीं करता, उस पर डिपेंड नहीं करता है। प्रथम कोटि की अभिक्रिया क्या कहती है कि इस अभिक्रिया का वेग एक रिएक्टेंट मॉलिक्यूल क्या कर रहा है, डिटरमाइन कर रहा है। सेकेंड ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, ये द्वितीय कोटि की अभिक्रिया क्या कहती है कि इस अभिक्रिया का वेग कितना मॉलिक्यूल, एक रिएक्टेंट दो रिएक्टेंट मॉलिक्यूल क्या कर रहे हैं, डिटरमाइन कर रहे हैं। तो शून्य कोटि की अभिक्रिया में क्या हो जाएगा, शून्य कोटि की अभिक्रिया ये कहती है कि इस अभिक्रिया का वेग कोई भी रिएक्टेंट मॉलिक्यूल डिटरमाइन नहीं करता है। इसका मतलब कि इस अभिक्रिया का वेग किसी भी रिएक्टेंट मॉलिक्यूल पर डिपेंड नहीं करता है। और फर्स्ट ऑर्डर क्या कहेगा कि इस अभिक्रिया का वेग एक रिएक्टेंट मॉलिक्यूल पे डिपेंड करता है। सेकेंड ऑर्डर ये कहेगा कि इस अभिक्रिया का वेग दो रिएक्टेंट मॉलिक्यूल पर डिपेंड करेगा। ठीक है।